आकृति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट ऑटोमेशन, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर आज का भारत अपना फ्यूचर बना रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि हमारे देश का यंग टैलेंट इन टेक्नोलॉजीज को लीड कर रहा है। आईआईटी बैंगलोर का इनोवेशन सेंटर इसका एक शानदार एग्जाम्पल है, जहां यंग इनोवेटर्स रोजमर्रा की समस्याओं के स्मार्ट सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं और आने वाले कल की टेक्नोलॉजीज को एक नए डायरेक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं। कहीं कोई लैपटॉप पर कोड लिख रहा है तो कहीं कोई मशीन के भीतर सर्किट फिट कर रहा है। कोई नई टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है तो कोई स्मार्ट डिवाइस बना रहा है। ये है आईआईटी बेंगलुरु का इनोवेशन सेंटर, जो आज ऐसे ही युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मंच बन चुका है, जहां आइडिया सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते बल्कि टेक्नोलॉजी का रूप लेकर जमीन पर उतर रहे हैं। ट्रिपल आईटी बैंगलोर में स्टार्टअप्स पर काफ़ी जोर दिया जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे दीवार पर लिखी ये इबारत साफ पढ़ सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। इसी इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़ा यहाँ एक स्टार्टअप स्मार्ट ऑटोमेशन और फ्यूल मैनेजमेंट तकनीक पर काम कर रहा है। दरअसल कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ईंधन सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है, लेकिन कई बार फ्यूल चोरी, गलत रिकॉर्ड और निगरानी की कमी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को देखते हुए ये युवा इंजीनियर्स ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो पूरी फ्यूलिंग प्रक्रिया को ऑटोमेट और मॉनिटर कर सकता है। ये हमारा IoT कंट्रोलर है, ये डिस्पेंसर को ऑटोमेट करेगा। और ये हमारा नोजल रीडर है, ये व्हीकल टैग है, ये व्हीकल को माउथ के अंदर डाला जाएगा, तभी ये नोजल अंदर व्हीकल का अंदर जाता है, तभी वो फ्यूलिंग होता है। वो निकल दिया तो तुरंत फ्यूलिंग स्टॉप हो जाता है। इसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि किस वाहन में कितना ईंधन भरा गया, कब भरा गया और कितना इस्तेमाल हुआ। ये सारी जानकारी तुरंत सिस्टम में दर्ज हो जाती है। How it is working is in manual method. We have to in page we have to write which vehicle, how much liter we have filled. But in our software we can get full data, which vehicle how much we have filled at what time. Everything data will be we can capture in our software. इसी इनोवेशन सेंटर में कुछ युवा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जिनसे कॉलिंग, वीडियो मीटिंग, मैसेजिंग और इमरजेंसी अलर्ट जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकें। साथ ही यहाँ AI के जरिए अलग अलग भाषाओं में बातचीत को आसान बनाने वाली तकनीक पर भी काम हो रहा है। So this platform can be hosted within premises like in some enterprise and can be integrated with their employee databases. So each employee can be fully secured communication he can do, and also it can be in the public network, and client anyway can be anything, and also it can work in any type of transport. आज जब डीप फेक और साइबर फ्रॉड जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं, तो कुछ युवा इनसे निपटने के लिए भी नई तकनीक तैयार कर रहे हैं। चेहरे, आवाज और व्यवहार के आधार पर पहचान की जांच करने वाले स्मार्ट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने मौजूद व्यक्ति असली है या नकली। We are trying to do is like there is this voice like this anti-spoofing voice and the deepfake detection that uses the multiple levels of the AI ML to try and to capture the audio using our the models. आज भारत के युवा सिर्फ नई तकनीक सीख नहीं रहे बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से समाधान भी तैयार कर रहे हैं। छोटे लैब और स्टार्टअप से निकल रहे ये आइडिया अब इंडस्ट्रीज की बड़ी समस्याओं को आसान बना रहे हैं और यही नई सोच देश को इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले हर किसी के दिमाग में ये 3 सवाल जरूर घूमते हैं। चार्ज कहाँ करेंगे, कितनी दूर गाड़ी जाएगी और सफर कितना आसान होगा।
अच्छी बात तो यह है कि भारत के कई स्टार्टअप्स ने अब इन्हीं सवालों का जवाब बनाना शुरू कर दिया है। कोई चार्जिंग नेटवर्क बढ़ा रहा है तो कोई इलेक्ट्रिक कैब्स को और भी बेहतर बना रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बदल रहा है भारत का ईवी फ्यूचर। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ता प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। ऐसे में ग्रीन मोबिलिटी अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। भारत भी इस बदलाव की रफ्तार में कदम मिला रहा है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों, मेट्रो, ई बसें, कारें और ई बाइक्स देश की सड़कों पर तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ एक नया ईवी इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। बढ़ती मांग के बीच कई स्टार्टअप्स अब सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराकर स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को नई दिशा दे रहे हैं। सोचिए, आपकी अगली कैब आपको सिर्फ मंजिल तक ना पहुंचाए बल्कि सफर के साथ प्रदूषण भी कम करे। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे स्टार्टअप से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ताकत, टेक्नोलॉजी की समझ और युवाओं के विजन को जोड़कर शहरी परिवहन की तस्वीर को बदलने का दावा करता है। महानगरों में इलेक्ट्रिक टैक्सियों की बढ़ती मांग ने नए स्टार्टअप्स को जन्म दिया है। ये स्टार्टअप्स न सिर्फ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी मजबूती दे रहे हैं। जिस तरह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, वॉर कभी भी हो जाती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि उस वजह से भी ईवी एडॉप्टेशन लेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मिलिए गुरुग्राम के रहने वाले दिव्यांशु से। ऑफिस आने जाने के लिए वे सामान्य कैब की बजाय इलेक्ट्रिक कैब सेवा को प्राथमिकता देते हैं। उनका मानना है कि अगर रोजमर्रा के सफर में भी टिकाऊ विकल्प चुने जाएं, तो पर्यावरण संरक्षण में हर व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। पहले तो मैं सस्टेनेबिलिटी को बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं सस्टेनेबल इकोसिस्टम चाहता हूँ कि देश सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े। ऊपर से ट्रेवल जो है मुझे स्केड्यूल्ड राइड देता है और ऑन टाइम मेरे पास ड्राइवर आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ सबसे बड़ी जरूरत मजबूत और भरोसेमंद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्योंकि ईवी क्रांति की असली रफ्तार सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि हर शहर को जोड़ने वाले चार्जिंग नेटवर्क से तय होगी। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला हो और आसपास कोई पेट्रोल पंप ना हो। कुछ इसी प्रकार का डर है आज भी लोगों के प्रति इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर। इसी को कहा जाता है रेंज एंजाइटी। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ईवी क्रांति लाना सिर्फ ईवी गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत है एक ऐसे नेटवर्क की जो हर यात्रा के साथ एक भरोसा दे सके। ईवी क्रांति की असली रफ्तार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से तय होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्लीन टेक स्टार्टअप्स देश भर की सोसाइटियों और कमर्शियल हब्स में स्मार्ट ओपन नेटवर्क चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। अपने एडवांस चार्जिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से ये प्लेटफॉर्म आम उपभोक्ताओं से लेकर फ्लीट ऑपरेटर्स तक सभी को तेज, आसान और निर्बाध चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। काफी सोसाइटीज या आरडब्ल्यूएस में हम चार्जर लगा रहे हैं। इसके वजह से चार्जर लगेगा तो लोग गाड़ी खरीदेंगे, एडॉप्शन बढ़ेगा, हमारी एनवायरनमेंट के तरफ से या हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट पे बढ़ेगा। हमने मुलाकात की गुरुग्राम के रहने वाले सुनील से, जो रोज अपनी इलेक्ट्रिक कार से दफ्तर जाते हैं। उनकी हाउसिंग सोसाइटी में लगा स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन अब चार्जिंग को तेज, आसान और पूरी तरह भरोसेमंद बना चुका है। ईवी आने के बाद में काफ़ी रिलायबल हो गया है। जहाँ भी जाता हूँ उससे मेरे को पहले आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन आएगा, मेरी गाड़ी कितनी चलेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं चला जाता हूँ। घर पे आता हूँ तो घर पे कोई टेंशन नहीं। कल जब सड़कों पर लाखों इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ रहे होंगे तब शायद लोगों को पता ना हो कि इस बदलाव की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन आज उस भविष्य की नींव रखी जा रही है। स्टार्टअप का मतलब अब सिर्फ बड़े शहर नहीं है, बल्कि भारत के गांव में भी किसानों और महिलाओं के लिए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं।
भिलाई का एक इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे ही आइडियाज को रियलिटी में बदल रहा है, जहां गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बन रहे हैं और उनकी जिंदगी बदल रही है। तो आइए देखते हैं एक झलक। इस्पात नगरी भिलाई अब सिर्फ स्टील उत्पादन की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स और नवाचार के नए केंद्र के रूप में भी उभर रही है। यहाँ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का फोर्ट इंक्यूबेशन सेंटर युवाओं के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को भी उद्यमिता की नई राह दिखा रहा है। ये केंद्र स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और व्यवसायिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिलेट उत्पादन और वैल्यू एडिशन का प्रशिक्षण देकर उन्हें कौशल आधारित आजीविका और आत्मनिर्भरता से जोड़ रहा है। ये पहल साबित करती है कि नवाचार सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को सशक्त बनाने का भी एक प्रभावी माध्यम है। हम लोगों की महिलाओं की वजह से हम लोग को आर्थिक स्थिति, हर महिला को घर बैठे तो काम नहीं मिल सकते। इनके वजह से हम लोगों का प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसे हम लोग सेल कर सकते हैं, उससे हम लोग हमारे घर में 2 पैसे आ सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो महिला समूह है उनकी जीवन यापन के लिए जो मिलेट संबंधित कार्य है उसको करें और उसमें वो आगे बढ़ें, क्योंकि मिलेट का ट्रेंड अभी बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ जो किसान मिलेट्स उगा रहे हैं उनको प्रॉपर रेट नहीं मिल पा रहा है, तो हम किसानों को और महिलाओं को जोड़ के एक नया रोजगार के लिए हम काम कर रहे हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन और बिजनेस सपोर्ट प्रदान कर रहा है। यहाँ हर आइडिया को नवाचार में और हर नवाचार को अवसर में बदलने की कोशिश होती है। खास बात यह है कि इन स्टार्टअप्स को ग्रामीण जरूरतों से जोड़कर स्थानीय समस्याओं के समाधान और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्टार्टअप में जो कल्चर जो चला है देश में, वो जनरली हाईटेक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे जो गांव की समस्याएं हैं, बहुत सारी जनता गांव में रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टार्टअप जो लोग हैं वापस गांव में जाएं और गांव के प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करें, उनके पे स्टार्टअप करें, उनके रोजगार के अवसर क्रिएट करें। यही हमारी मुलाकात करण चंद्राकर से हुई। IIT दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी के बजाय नवाचार का रास्ता चुना। आज वो कृषि अपशिष्ट को पर्यावरण अनुकूल फैब्रिक धागों में बदलकर टिकाऊ कपड़े तैयार कर रहे हैं। उनका ये प्रयास न केवल कृषि अपशिष्ट का बेहतर उपयोग कर रहा है, बल्कि किसानों के लिए आय के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो केला, पराली, जो धान होता है वो, और साथ में अलसी भी बहुत जगह होती है। तो हम लोगों ने फिर अलसी का जो डंठल है उससे, जैसे इस तरीके के ये अलसी के डंठल है, उससे हम लोगों ने जो ये वेस्ट होता है अलसी निकालने के बाद, तो उससे हम लोगों ने रेसा निकाला। उसको रेसे को थोड़ा ट्रीटमेंट किया नेचुरल प्रोसेस से, फिर उसको कन्वर्ट किया धागा में, फिर धागे से फिर हम लोगों ने ये कपड़ा हैंडलूम के थ्रू, हैंडलूम के, ताकि हैंडलूम के भी जो बुनकर हैं उनको रोजगार मिले, तो हम लोगों ने फिर कपड़ा बनाया। यही हमारी मुलाकात आयुष जोशी से हुई, जिन्होंने एक ऐसा फ्यूल गार्ड सिस्टम विकसित किया है जो वाहनों और मशीनों से होने वाली ईंधन चोरी का पता लगाने में मदद करता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे आप अपने जो बाइक है उसके टैंक पे लगा देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चला कि आपके पेट्रोल टैंक में कितना पेट्रोल गया है। सेकंड, हम लोगों ने जब इस पे काम करते, हमें एक और आइडिया है कि जो एक ड्राइवर रहता है, ट्रक ड्राइवर, तो उसमें क्या अपना पैसिव इनकम सोर्स के लिए वो ट्रक है उसका टैंक से पेट्रोल निकाल लेता है, तो हमारा जो डिवाइस है उसको भी सॉल्व करेगा। भिलाई का ये इंक्यूबेशन सेंटर अब एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर रहा है, जहां आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाता है। यहाँ युवा उद्यमियों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर बाजार तक पहुंच बनाने के हर चरण में मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। अभी हमारे लगभग 36 स्टार्टअप्स को
1,17,00,000 रुपए का ग्रांट जो है वो उनकी प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा भी जो है हमारे फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने आज की डेट में टोटल 106 स्टार्टअप्स जो हैं उनको इंक्यूबेट किया हुआ है। उन्हें मेंटरशिप, फंडिंग, बिजनेस नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और लगातार उद्देश्य यही है कि जो युवा वर्ग है उसको एक अच्छा डायरेक्शन मिले स्टार्टअप्स के रूप में, वो आगे बढ़ सके। बदलाव अब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। भिलाई में ये इंक्यूबेशन सेंटर ये बताता है कि अगर युवाओं को सही तरीके से मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो आगे चलकर यही युवा हमारे स्टार्टअप लीडर्स बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक मोबाइल ऐप से घर बैठे बैठे आप अपने खेतों की सिंचाई कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या आप मेरा यकीन मानेंगे? जी हाँ, मोबाइल ऐप, सेंसर्स और ऑटोमेशन की मदद से किसान अब घर बैठे ही अपने खेतों में पानी चालू या बंद कर सकते हैं। यही स्मार्ट टेक्नोलॉजी खेती को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना रही है। पुणे के एक स्टार्टअप ने इसी टेक्निक से फार्मिंग को बना दिया है स्मार्ट और इजी। तो चलिए चलते हैं पुणे। बदलते समय के साथ अब हमारे खेत भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। देश भर के किसान पारंपरिक तकनीकों से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। खेती की सबसे बड़ी जरूरत है सही समय पर सही सिंचाई, लेकिन पानी की कमी और बदलता मौसम आज भी किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती को एक स्मार्ट समाधान में बदलने के लिए पुणे के एक स्टार्टअप ने सीधे खेतों में एक बेमिसाल डिजिटल क्रांति की नींव रखी है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है इसका एडवांस मोबाइल ऐप, जो पूरे इरिगेशन नेटवर्क को किसान की उंगलियों पर ले आता है। ये सिस्टम मिट्टी की नमी और फसल की वास्तविक जरूरत को खुद भाप लेता है और पूरी तरह ऑटोमेटिक काम करता है। तकनीक की इस अद्भुत सोच को आसानी से समझा जा सकता है। हमने एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया जो सेंसर जो खेत पे होते हैं जो बताते हैं कि जितना कम पानी जब आ गया उतना जितना ज़रूरत का है उतना पानी दे के फिर ऑटोमेशन अपने आप पंप को और वॉल्व को बंद कर देता है। फिर हमने ये टेक्नोलॉजी जब लेके खेतों पे गए तो हमें पता चला कि इसके एप्लीकेशंस तो और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खेत पे किसान रात को जा रहा था बिजली जब आ रही थी और वो अब उसको नहीं जाना पड़ रहा है, वो मोबाइल से ही पूरा खेत को मैनेज कर पा रहा है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब किसानों को रात में बिजली आने का इंतजार करते हुए बार बार खेत नहीं जाना पड़ता। घर बैठे मोबाइल ऐप से पंप चालू बंद करना, सिंचाई का समय तय करना और पानी की मात्रा नियंत्रित करना आसान हो गया है। इससे पानी की बचत होती है, मेहनत कम होती है और खेती पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक बन रही है। ये ऑटोमेशन मशीन की वजह से क्या होता है कि जब 4 घंटे उसका टाइम लगा दिया है उस मशीन पे, तो ऑटोमेटिक वो आगे की तरह 1 घंटा और बढ़ाता है और वो ऑटोमेटिक पानी उधर जाता है 4 घंटे के लिए। घर में बैठ के ही वो मोबाइल ऐप से हम उसका यूज कर सकते हैं। खेतों में सिंचाई के वाल्व अक्सर अलग अलग जगहों पर फैले होते हैं। इन्हें एक साथ जोड़ने के लिए पूरी पाइपलाइन बदलना काफी महंगा पड़ता है। इसी समस्या का समाधान इस स्टार्टअप ने वायरलेस तकनीक से निकाला है। हर वाल्व पर लगाया गया छोटा सा वायरलेस नोड बिना किसी पाइपलाइन या केबल के पूरे सिंचाई सिस्टम को आपस में जोड़ देता है और सोलर ऊर्जा की मदद से उसे ऑटोमेटिक संचालित करता है। सबसे बड़ा इशू जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। कोई वॉल्व फार्म पे सेंटर में है, कोई दूरी पे है, कोई अलग अलग जगहों पे वॉल्व फैले हुए होते हैं, एक जगह पे नहीं होते दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो अब जब वॉल्स फैले हुए हैं, अब आप उनको सेंट्रलाइज करने जाएंगे तो उसमें खर्चा बहुत आता है पाइपलाइन रीस्ट्रक्चरिंग का। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाए थे कि आपका वॉल जहाँ पे है वहाँ पे हमारा एक वायरलेस नोड लग जाता है और वो वॉल को सोलार की एनर्जी से चालू बंद कर देता है। खास बात ये है कि इस पूरी स्वदेशी तकनीक को इसी प्रोडक्शन यूनिट में देश के युवा इंजीनियर विकसित कर रहे हैं और लगातार इसे और बेहतर बनाने में जुटे हैं। यानी एक तरफ युवा नई तकनीक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वही तकनीक किसानों की मेहनत कम कर रही है,
पानी बचा रही है और खेती को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना रही है। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। खेलो इंडिया एक ऐसी पहल जो भारत के यंग प्लेयर्स के बड़े सपनों को नई उड़ान दे रही है। अब सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल कोचिंग और अपनी टैलेंट को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे बदल रही है स्पोर्ट्स की तस्वीर। हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसा ये शानदार स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि हजारों सपनों का पता है। मिजोरम के आइजोल में स्थित ये स्टेडियम आज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां युवा फुटबॉलर्स विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतरीन कोचिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं ग्रेस लालरमपारी। भारत की अंडर 17 और अंडर 19 राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रह चुकी ग्रेस आज प्रोफेशनल क्लब फुटबॉल खेल रही हैं। उनका मानना है कि खेलो इंडिया जैसे मंचों ने उनके करियर को एक नई दिशा दी है। In 2018 as well, I become the Khelo Indian athlete. So after that, my career was going on like as a professional footballer. Then I started playing for the clubs like as a professional. आज ग्रेस जैसी कई युवा फुटबॉलर्स मिजोरम में अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। अब मिलिए 10 साल के लाल फाक्सवाला उर्फ फाका से, जो हर दिन अपने पिता के साथ मैदान पहुंचते हैं। उम्र छोटी है लेकिन सपना बड़ा है। उनका लक्ष्य एक दिन भारत की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करना है। Apa hi koshanya min tuipuya chon Mizoram tan in khel ka duvya to vain kakar zelang। ग्रेस हो या फाका, मिजोरम की हर पीढ़ी में फुटबॉल का यही जुनून दिखाई देता है। यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मंच और सही मार्गदर्शन की होती है। स्थानीय कोचेस का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलने से अब पहले से कहीं ज्यादा बच्चे फुटबॉल को अपना भविष्य बना रहे हैं। If you see any sports, if it is well organized and if it has a good system, if you trust, yeah, definitely you will send your kids, right? So this is one of the reason kids are increasing also. I'm sure we will have more kids also because, like I said, Mizoram Football Association, Mizoram State Government has did a great job in, like, you know, developing grassroots football. यही मजबूत ग्रासरूट सिस्टम आज मिजोरम की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सही कोचिंग, बेहतर सुविधाएं और लगातार मिल रहे अवसर नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दे रहे हैं। हर बड़े फुटबॉलर की कहानी किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड से शुरू होती है। मिजोरम में आज ऐसे कई फुटबॉल एकेडमीज और ग्रासरूट लेवल पे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि रॉ टैलेंट्स को नई पहचान और नई डायरेक्शन दे रही हैं। यही वजह है कि आज मिजोरम को पावर हाउस ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं। लेकिन खेलो इंडिया का ये जुनून सिर्फ बड़े स्टेडियम तक नहीं है। अब चलिए असम की गलियों में। यह है गुवाहाटी का ऐतिहासिक उलुबारी बॉक्सिंग क्लब, जो आज भारत सरकार के स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर के रूप में जिला स्तर पर नई पहचान पा चुका है। यहाँ दूर दूर से बच्चे हर शाम प्रैक्टिस करने आते हैं। प्रोफेशनल कोचेस उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे यहाँ कई बेहतरीन बॉक्सर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। खिलाड़ियों का भी मानना है कि खेलो इंडिया अभियान से उन्हें बेहतर अवसर मिल रहे हैं। खेलो इंडिया का वजह से हम लोग भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि खेलो इंडिया कैसा होता है, अगर कोई बच्चा अगर खेलो इंडिया खेलने गया तो उसको बहुत अच्छा फूड मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, खाना मिलता है, किट मिलता है ना, तो उसके लिए खेलो इंडिया बहुत अच्छा है। एंड हम लोग का सेंटर भी अंडर खेलो इंडिया ही आता है। मिजोरम के फुटबॉल मैदान हो या असम का बॉक्सिंग रिंग, आज खेलो इंडिया जैसी पहल देश के हर कोने में नई खेल संस्कृति को जन्म दे रही है। छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों से निकल रही प्रतिभाएं
अब सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि देश के लिए जीतने का सपना देख रही हैं। यही बदलता खेल इकोसिस्टम भारत की अगली खेल क्रांति की सबसे मजबूत नींव बन रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।